तो हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक एंटी मलेरिया ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका क्लासिफिकेशन पूछते हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ा है, बहुत टफ है थोड़ा। इसका क्लोरोक्विन के बारे में पूछते हैं और आर्टिमिसनेंस जो है उसके बारे में पूछते हैं, और जो ट्रीटमेंट है अलग अलग मलेरियाज़ के उसके बारे में पूछते हैं। तो अपन सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। इट इज़ अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिटेड ह्यूमन बाई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, 4 मेनली स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। देखो इसमें 12 बने हुए हैं, 3 3 6 3 9 12 है ना। तो अपन एक एक करके याद करते हैं। सबसे पहले अपन को याद करना है ये 3 का ग्रुप, 4AQ, QM और 8AQ। ठीक है, 4 अमाइनो क्यूनिलेंस, QM से है क्यूनोलिन मिथेनॉल, और 8AQ से है अपना 8 अमाइनो क्यूनोलिन्स। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल लगभग याद कर लो। 4AQ में क्लोरोक्वीन हो गया, QM में मेफ्लोक्वीन हो गया, और 8AQ में हो गया अपना प्राइमाक्वीन। ठीक है, तो CMP से याद कर लो 4AQ, QM, 8AQ। ठीक है, ये 3 कैटेगरी याद हो गई। और 4 कैटेगरी हैं AA वाली। ठीक है, एल्कलॉइड, एंटीबायोटिक्स, अमाइनो एल्कोहल और आर्टिमिसनिन। एल्कलॉइड में आ जाएगा क्विनिन, एंटीबायोटिक्स में तो लिख देंगे यही वाली टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। अमाइनो अल्कोहल में आता है ल्यूमीफेंट्रिन, और आर्टिमिसनिन में आता है आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टीईथर। ठीक है, 4 3 7 क्लास हो गई है ना। अब 1 2 और बची हैं, तो सल्फोनामाइड में अपना सल्फाडॉक्सिन डेप्सोन कर लेना, बाइगोनाइड में प्रोगेनिल कर लेना, और डाइमाइनो पायरोडीन में पायरीमीथामीन कर लेना। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जो क्लासेज हैं लगभग कितनी 12 थी, 3 अलग ग्रुप में, फिर ये 4 अलग ग्रुप में, और ये 3 अलग ग्रुप में कर लेना। ऐसे करके याद हो जाएंगी। ठीक है, ये 4 3 7 तो आराम से याद हो जाएंगी, और ये 3 है थोड़ी टफ है, तो एक में से 1 2 कर लेना। जैसे कि क्लासिफिकेशन तो एटलीस्ट लिख पाओ, है ना, क्योंकि ये 12 देख के से बहुत डर सा लगता है। फिर अब नेक्स्ट आते हैं इसकी थोड़ा लाइफ साइकिल देख लेते हैं। वैसे तो अपन ने माइक्रो में बहुत अच्छे से देख ही रखी है, पर अपन थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ब्लड में मॉस्किटो है, यहाँ पर स्पोरोजॉइट आएगा, स्पोरोजॉइट से लीवर में जाता है, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज बनती है, या तो ये हिप्नोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोलते हैं। फिर प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज ये मीरोजॉइट से होते हुए अपने इसमें आ जाती है अपने ब्लड में, और ब्लड में इसको बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक स्टेज। इरिथ्रोसिटिक स्टेज जो है फिर वो आगे चल के डिवाइड करती है, तो गैमेटोसिटिक स्टेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अलग अलग ड्रग्स अलग अलग स्टेजेस पे काम करती है, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज और एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज में प्राइमाक्वीन काम आती है, गैमेटोसिटिक स्टेज में आर्टिमिस्टिन और प्राइमाक्वीन काम आ रही है। ठीक है, फिर इरिथ्रोसिटिक स्टेज में रैपिड और स्लो 2 टाइप की ड्रग्स काम में आती है, वो एक बार देखते हैं। तो रैपिड ड्रग्स में आती है अपनी मच्छर ड्रग से याद किया है, मेफ्लोक्वीन, अटोवाक्वीन, क्लोरोक्वीन, हेलोफेंट्रिन, आर्टिमिसनिन, रेस्क्यू में क्विनिन आ जाता है। ठीक है, स्लो में प्रोगानिल, पायरीमिथामिन, सल्फाडॉक्सिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। ठीक है, तो ये सब जो है ये ड्रग्स के नाम है, बस ये एक बार ध्यान में रख लेना, बाकी काम के नहीं है, बाकी हो सकता है कि पूछ ले कभी MCQ में। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा ये क्लासिफिकेशन, ये केमिकल वाला। अब अपन पढ़ते हैं ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, है ना, क्लिनिकल इंडिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो अपन को क्योर करना है, तो क्लिनिकल क्योर होता है और एक रेडिकल क्योर। तो क्लिनिकल क्योर मतलब जिसकी वजह से भी सिम्टम्स आते हैं। ये इरिथ्रोसिटिक स्टेज है, ये बस्ट करती है RBC, हीमोजन निकलते हैं, इसके वजह से सिम्टम्स आते हैं, तो अपन इरिथ्रोसिटिक स्टेज को इसमें किल करेंगे। ठीक है, रेडिकल क्योर को मतलब पूरी जड़ से खत्म करना है, तो हिप्नोजॉइड से रिलैप्स करते हैं एक्सोरिथ्रोसिटिक वाले, तो एक्सोरिथ्रोसिटिक को खत्म करना है। प्रोफाइलैक्सिस में सप्रेसिव अपन देते हैं, और कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस 2 टाइप का है। सप्रेसिव मतलब कि सिम्टम्स आ ही ना पाए, पहले ही सप्रेस कर ले, तो प्री इरिथ्रोसिटिक इरिथ्रोसिटिक में कन्वर्ट ही नहीं होगी, तो सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस हो गया। फिर कॉजल प्रोफाइलैक्सिस की सारी बीमारी का कॉज क्या है, इरिथ्रोसिटिक, तो इरिथ्रोसिटिक को किल करेंगे। तो एक क्लिनिकल इंडिकेशन है, या फिर क्लिनिकल उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आता है अपन को 2 ड्रग्स पढ़नी, क्लोरोक्वीन और आर्टिमिसनिन। ठीक है, वही 2 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वही पूछी जाती है। तो अपन क्लोरोक्वीन स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आता है क्योंकि पिछली बार 20 नंबर में आया था और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, हो सकता है आ जाए फिर से। तो अपन सारी हेडिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन क्लोरोक्वीन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि इट इज़ द 4AQ ड्रग होती है। ठीक है, अपन ने ग्रुप में ऊपर देखा था, वेरी इफेक्टिव है और रैपिडली एक्टिंग होती है इरिथ्रोसिटिक स्टेज में, है ना। बाकी स्टेज में काम नहीं करती, इस वाली स्टेज में काम करती है इरिथ्रोसिटिक में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इट इज़ अ बेसिक ड्रग होती है विच इज टेकन अप बाय द एसिडिक फूड वैक्यूल और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की फूड वैक्यूल होती है, उससे उसमें चली जाएगी क्योंकि बेसिक ड्रग है और फूड वैक्यूल एसिडिक होती है। एंड इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ हीम टू हीमोजोइन, हीम का कन्वर्जन हीमोजोइन में होता है, उसको रोकती है। ठीक है, तो उसको रोकेगी और खुद भी जुड़ जाएगी, तो ड्रग प्लस हीम कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि टॉक्सिक होता है पैरासाइट के लिए, और पैरासाइट को किल कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मल देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन है, हीम में कन्वर्ट होता था, जो टॉक्सिक होता है, और हीमोजोइन में कन्वर्ट होकर सारे मैनिफेस्टेशन वगैरह आते थे अपने, जो फीवर चिल्स वगैरह आता था। ठीक है, फिर जो क्लोरोक्वीन है वीक बेस, वो अपने एसिड वैक्यूल में, जो पैरासाइट की एसिड वैक्यूल है उसमें कंसनट्रेट हो जाएगी। ठीक है, फिर हीम से जोड़ेगी, है ना, तो 1 2 काम करेगी ये। एक तो हीम से हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होने देगी ड्रग, उसको
हीम को, है ना, हीम से हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होने देगी ड्रग, तो उससे फीवर्स वगैरह नहीं आएगा, और खुद जोड़ के प्लाज्मोडियम मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी, तो पैरासाइट को किल कर देगी। तो एक तो पैरासाइट को इसने किल भी कर दिया और सिम्टम्स भी आने नहीं दिए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये ओरल और पेरेंटली दोनों दे सकते हैं, वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यू, सो अचीव एन इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ए लोडिंग डोज इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टिश्यूज़ में, तो इसका कंसंट्रेशन बनाने के लिए लोडिंग डोज देनी पड़ती है अपन को, पहले थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ड्रग देनी पड़ती है ना, अभी अपन जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर एम से मेटाबॉलिज्म, है ना, और एक्सक्रीशन इसका यूरिन से होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में इसके नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैसेस, ईचिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेज है। फिर पेरेंटली अगर एडमिनिस्टर करा अपन ने तो हाइपोटेंशन हो सकता है, कन्फ्यूजन, अरिथमिया हो सकती है, और प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ये कुछ स्पेशल वाले साइड इफेक्ट है, ऊपर वाले तो नॉर्मल थे, ये स्पेशल साइड इफेक्ट है। इरिवर्सिबल रेटिनोपैथी हो जाती है, मैक्युलोपैथी उसको बुल्स आई बोलते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है स्पेशल साइड इफेक्ट है इसके। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसको एपिलेप्टिक्स में नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी में सेफ है जबकि, है ना, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन में नहीं लिखना चाहिए, अलग से पॉइंट है ये, प्रेगनेंसी में सेफ होता है ये, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एपिलेप्टिक्स में है और प्रेगनेंसी में सेफ है ये, ठीक है। फिर यूजेज में ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया, फीवर रिजॉल्व विद इन 24 to 48 आवर, ब्लड स्मीयर नेगेटिव विद इन 2 से 3 डेज। बहुत जल्दी ही मलेरिया को ट्रीट करने में काम आती है, फीवर को 24 से 48 घंटे में ठीक कर देती है, और ब्लड स्मीयर जो है वो नेगेटिव आ जाता है 2 से 3 दिन में। और फिर मलेरिया के कीमोप्रोफाइलेक्सिस में भी काम आ रही है, ट्रीटमेंट में भी काम आ रही है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में काम आती है, लेप्रा रिएक्शन में भी दे सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि डीएलई, डिस्क्वायड लुपस एरिथमेटस, जीआरडीएस में काम आती है, फोटोजेनिक रिएक्शन में काम आती है। तो इसको याद करने के लिए रेड लिप, महात्मा गांधी, ये जीआरजी सर की ट्रिक है। तो अपना आर से रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ई से एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस, ठीक है, डी से डीएलई हो जाएगा, ठीक, एल से लेप्रा रिएक्शन, है ना, और आई से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, है ना, और पी से क्या बचा, फोटोजेनिक रिएक्शन, एम से क्या हुआ, एम से मलेरिया, जी से जीआरडीएस, ठीक है। तो रेड लिप महात्मा गांधी से याद हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आर्टिमिस्टिन। तो ठीक है, ये हो गया अपना क्लोरोक्विन खत्म। क्लोरोक्विन में अच्छे से करना, सारी यूजेज अच्छे से, सारे एडवर्स इफेक्ट अच्छे से कि अच्छे से लिख पाओ, है ना, हो सकता है बड़े में क्वेश्चन आ जाए। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिमिस्टिन। आर्टिमिस्टिन जो ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, ठीक है। कौन से प्लांट से मिलती है अपन को, आर्टिमिसिया अनुआ से मिलती है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव आर्टिमिस्टिन को होते हैं आर्टीमीथर और आर्टीसोनेट। जो कि आर्टी ईथर है वो अपने इंडिया में डेवलप हुआ था। ये जो ड्रग है वो हाईली इफेक्टिव, हाईली पोटेंट, रैपिडली एक्टिंग, प्रोड्यूस फास्टर क्लिनिकल क्योर, ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं। हाईली इफेक्टिव इन एरिथ्रोसिटिक एंड गैमेटोसिस्टिक स्टेज, जबकि वो प्री एरिथ्रोसिटिक और उसमें हिप्नोजॉइड्स में काम नहीं आती हैं, ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो उसके जैसे ही है थोड़ा थोड़ा, कि ये इन एसिड वैक्यूलर पैरासाइट क्लीवेज ऑफ एंडोपेरोक्साइड ब्रिज ऑफ आर्टिमिस्टिन बाय हीम आयरन। तो जो हीम आयरन होता है ना वो इस ड्रग का एंडोपेरोक्साइड ब्रिज तोड़ देता है, ठीक है। एंडोपेरोक्साइड ब्रिज जैसे ही टूटेगा तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो जो डैमेज टू द प्रोटीन एंड लिपिड पेरोक्सीडेशन, तो पैरासाइट की मेम्ब्रेन को डैमेज करना चालू कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगी, पैरासाइट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं। आर्टिसोनेट सारे अपन रूट से दे सकते हैं, आर्टिमीथर को ओरल और इंटरमस्कुलर देते हैं। एडवर्स इफेक्ट में जनरली वेल टॉलरेटेड होता है, माइल्ड जीआई डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, न्यूट्रोपीनिया करता है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है। यूजेस में देखें तो इन ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सिफोरम मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है और सीवियर मलेरिया दोनों में काम आता है, ठीक है। फिर नॉट यूज्ड इन मोनोथेरेपी बिकॉज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अपन इसको अकेले यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो बहुत ही खतरा हो सकता है, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस डेवलप ना हो इसलिए अपन इसको अकेले यूज़ नहीं करते हैं। कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी मलेरियल, अगर उसको और दूसरे एंटी मलेरियल के साथ कंबाइन कर देते तो उस थेरेपी को क्या बोलते हैं, आर्टिमिस्टिन बेस्ड कंबाइन थेरेपी, ACT, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ACT। इट इम्प्रूव्स ट्रीटमेंट एफिकेसी, जो ACT है ट्रीटमेंट की एफिकेसी बढ़ाता है। प्रोवाइड फास्टर क्लिनिकल क्योर भी फास्ट करता है। रैपिड पैरासाइट क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस बढ़ता है पैरासाइट का। फिर आर्टिमिस्टिन बहुत ज़्यादा टी हाफ इसका स्लो होता है, मतलब छोटा होता है, और उसको अपन ऐड कर देंगे स्लोली एलिमिनेटेड एंटी मलेरियल ड्रग जिसका लॉन्ग टी हाफ हो, ठीक है। तो जिसका लॉन्ग टी हाफ हो वो देंगे और जिसका शॉर्ट टी हाफ हो साथ में देंगे, जैसे कि जो उसका वो इंटरवल है वो थोड़ा बीच में आ जाए, ठीक है। आर्टिमिस्टिन बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए करता है और स्लोली एलिमेंट बहुत तेज़ करता है, तो इनका इंटरवल थोड़ा इंटरमीडिएट हो जाए। तो स्लोली वाले में मैफ्लोक्विन, ल्यूमेफेंट्रिन आते हैं। फिर अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के काम में आता है। फिर थेरेपी 3 दिन के अंदर ही 90 to 95% पैरासाइट को मार देती है और रिमेनिंग जो है बचे 1-2% वो किससे मर जाएंगे, ये अपने दूसरे ड्रग से। फिर आर्टिमिस्टिन प्लस एंटीबायोटिक देंगे, 7 दिन का ट्रीटमेंट, 7 दिन का होता है, ये 3 दिन का है ये वाला आर्टिमिस्टिन प्लस स्लोली एलिमिनेटेड एंटी मलेरियल ड्रग, और बाकी वाला है 7 दिन तक चलेगा। तो अब स्टार्ट करते ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले अपन को पढ़ना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
या फिर ओवल मलेरिया कुछ भी है, तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देंगे क्लोरोक्विन, ठीक है। क्लोरोक्विन देते अपन 600 mg, ठीक है। 600 mg दिया और फिर उसके 8 घंटे बाद देंगे अपन 300 mg, ठीक है। फिर अगले 2 दिन तक अपन देंगे एक एक टैबलेट 300 mg की। तो ऐसा समझो कि 5 टैबलेट हैं क्लोरोक्विन के पत्ते में, और उसमें अपन ने जैसे ही पेशेंट आया उसको 600 mg दी, फिर 8 घंटे बाद 300 mg, और फिर नेक्स्ट 2 दिन में अपन ने उसको दी 300 mg, ठीक है। तो ऐसा ट्रीटमेंट चलता है। और 600 mg शुरू में क्यों दी, क्योंकि इसको लोडिंग डोज देना पड़ता है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहले 600 mg, फिर उसके बाद 8 घंटे बाद 300 mg, फिर उसके अगले 2 दिन तक 300 mg, ठीक है। तो 5 गोलियों के पत्ते हैं, ऐसे याद कर लो। फिर प्राइमाक्विन है 15 mg देते हैं 14 दिन तक, ठीक है, डेली देना है, ठीक है, एक टैबलेट। तो ये था अपना वाइवेक्स का। ये नहीं पढ़ना अपन को, सीधे पढ़ते अपन क्लोरोक्विन सेंसिटिव फैल्सीफेरम मलेरिया में क्या करेंगे। तो इसमें सेम है, अगर क्लोरोक्विन सेंसिटिव है और फैल्सीफेरम मलेरिया है ना, क्लोरोक्विन दे सकते सेंसिटिव है तो क्लोरोक्विन जैसे अपन ऊपर पढ़ा था वैसे ही देंगे। और प्राइमाक्विन को अपन देंगे 45 mg सिंगल डोज, क्योंकि वो गैमेटोसाइट को मारने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमाक्विन का 45 mg सिंगल डोज दे रहे हैं, यहाँ पर प्राइमाक्विन का 50 mg 14 डेज के लिए दे रहे थे। अब नेक्स्ट आता है क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीफेरम मलेरिया। तो अब क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीफेरम मलेरिया है, तो ये है, इसमें क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, तो क्लोरोक्विन तो दे नहीं सकते अपन, फिर अब इसमें आ जाएंगे आर्टिमिसिनिन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन 2-3 कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, कि अगर पूछे कि 2 पूछे तो अपन 3 पढ़ लेते हैं, क्या 2 याद रह जाए। मैफ्लोक्विन मतलब ACT वगैरह देनी है अपन को, ये क्या बोलते हैं अपने आर्टिमिसिनिन वगैरह, ठीक है। तो आर्टिसोनेट है, आर्टिसोनेट को देते हैं अपन 100 mg, BD देंगे 3 दिन तक, ठीक है। पर मैफ्लोक्विन का थोड़ा अजीब सा है, मैफ्लोक्विन 750 mg देते हैं सेकंड डे पे और 500 mg देते हैं थर्ड डे पे, ठीक है। तो आर्टिसोनेट 100 mg BD 3 दिन तक, मैफ्लोक्विन 750 mg सेकंड डे और 500 mg थर्ड डे, ठीक है। फिर आर्टिमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन का कॉम्बिनेशन होता है, तो 80 mg देते हैं आर्टिमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन देते हैं 480 mg ट्वाइस डेली 3 दिन तक, ठीक है। ये थोड़ा सरल है, 80 480 3 दिन तक 2 बार। फिर आर्टिसोनेट देंगे अपन 100 mg BD 3 दिन तक, सल्फाडॉक्साइम 1500 mg, पायरीमिथामाइन 75 mg। तो ये सल्फाडॉक्सिन और पायरीमिथामाइन है, इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। 1500 mg सल्फाडॉक्साइम, पायरीमिथामाइन 75 mg और सिंगल डोज देते हैं इसका, ठीक है। तो आर्टिसोनेट को देंगे अपन सल्फाडॉक्साइम 1500 mg, पायरीमिथामाइन 75 mg और सिंगल डोज देंगे, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन, ये 3 कॉम्बिनेशन अच्छे से रट लेना, करने इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, ठीक है। फिर ये हो गया अपना क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीफेरम मलेरिया। तो ये अभी अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीफेरम मलेरिया। अब कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया, बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म है ना, सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो उसमें अपन यूज़ करते हैं कि पेशेंट अभी होश में ही नहीं है ना, तो उसमें अपन IV देंगे, ठीक है। और इसमें अपन देते हैं ACT। तो अब इसमें पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, तो अपन इसको IV देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आर्टिसोनेट से चालू करेंगे 2.4 mg पर kg, ठीक है। IV देंगे उसको या फिर IM दे देंगे। फिर उसके बाद 12 घंटे बाद, फिर 24 घंटे बाद अपन 2.4 mg देते रहेंगे, ठीक है। फिर 12 घंटे बाद, फिर 24, जैसे ही आया पेशेंट उसके 12 घंटे बाद, फिर 24 घंटे बाद, और उसमें क्या करेंगे, फिर इसको डेली एक दिन, मतलब 7 दिन तक एक देते रहेंगे, ठीक है, एक इंजेक्शन इसका। तो आर्टिसोनेट अपन ने दिया 2.4 mg पर kg IM, फिर उसके बाद अपन इसको 12 घंटे 24 घंटे 7 दिन तक देते रहेंगे। फिर जैसे ही वो पेशेंट कॉन्शियस होगा और ओरल टैबलेट लेने के होगा, तो अपन उसको 3 दिन की ACT दे देंगे ना, 3 दिन तक चलती है ACT, वो दे देंगे। फिर ऐसी आर्टिमीथर के साथ, आर्टिमीथर पहले अपन देते 3.2 mg पर kg IM फर्स्ट डे में देंगे, फिर 1.6 mg पर kg देंगे अपन 7 दिन तक। और जैसे ही वो पेशेंट होश में आ जाएगा, ओरल टैबलेट लेने के एबल हो जाएगा, तो अपन उसे 3 दिन की ACT दे देंगे। तो यही है अपना ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया फैल्सीफेरम। तो अब क्या है कि ट्रीटमेंट बहुत पूछा जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पूछे कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड फैल्सीफेरम मलेरिया 5 नंबर में, तो सिर्फ ये दो लिख के थोड़ी आ जाओगे रेजिमेंट, तो थोड़ा और लिखना पड़ेगा। तो मैं देखते क्या लिखना है। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले सीवियर मलेरिया होता है, इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, पेशेंट विद सीवियर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया में प्रेजेंट विद 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ये क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे, तुम तो सारे लिख देना। देखना, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, कन्वल्सन, प्रोस्ट्रेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सर्कुलेटरी कोलैप्स, शॉक, जॉन्डिस, पल्मोनरी इडीमा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर एंड हाइपर पैरासिटीमिया। तो ये देखो, ये जितने भी सारे सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाले सिम्टम्स है। तो जितने दिमाग में आ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करा दो, सर्कुलेटरी कोलैप्स करा दो, शॉक करा दो, है ना, इडीमा करा दो, ब्लीडिंग करा दो, जितने भी सब खतरनाक है वो सब लिख देना इसमें। फिर द मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी प्रिवेंट करनी है। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है। फिर आर्टिसोनेट इज प्रेफर टू क्विनिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया। आर्टिसोनेट अपन प्रेफर करते हैं ओवर क्विनिन। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें डेथ की रिस्क कम है, ठीक है, रैपिड पैरासाइट क्लियरेंस करता है, सेफ एंड वेल टॉलरेटेड है, और इसमें कोई भी कार्डियक मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी कंट्रोल्ड इन्फ्यूज़न वगैरह अपन को नहीं देना पड़ता है। फिर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम होती है हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क। नो क्रॉस रेजिस्टेंस विद
अदर एंटी मलेरियल ड्रग। क्रॉस रेजिस्टेंस भी नहीं होता कि एक से रेजिस्टेंस हो गई तो दूसरे से रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे तो इसमें एडवांटेज हैं आर्टिसोनेट में, इसलिए अपन आर्टिसोनेट देते हैं, ठीक है। तो ये था अपना ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया। तो हो सकता है ये अलग से आ जाए तो इसमें कर लेना। थैंक यू।